नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों अदालत ने इस प्रक्रिया की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन चुनाव आयोग से पूछा कि उसने चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों शुरू की। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि समस्या आपकी प्रक्रिया नहीं बल्कि समय की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि मतदाता सूची में गैर नागरिकों के नाम ना रहे हैं सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच पड़ताल करके मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह फैसला करते हैं, ऐसा क्यों? आपको बता दें कि बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील शंकर नारायण ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल इसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग की शक्ति को नहीं। बता दें कि पिछले महीने चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देते हुए कहा था कि पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने से डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संभावना बढ़ गई है। इस कदम की विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखी आलोचना की थी। आयोग ने यह आदेश देते हुए लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जमा करने की शर्त रखी। उसने आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को अमान्य दस्तावेज करार दिया। हालांकि आधार फिलहाल देश में हर काम के लिए स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आयोग को वो मंजूर नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देशों को साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग में किस बात की ईगो है। सुनिए तेजस्वी ने और क्या कहा। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महानदी पर बना 45 साल पुराना गंभीरा पुल बुधवार सुबह अचानक ढह गया। इस दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया ने मीडिया को बताया कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं और 5 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मही नदी दुर्घटना में आज सुबह 3 शवों को निकाला गया और इसके कारण मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। बचाव अभियान आज सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकतर शवों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 3 लोग लापता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित कई मामलों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले 3 हफ्तों के लिए देश में रहेंगे। उन्होंने लिखा कि अब जब वे देश में हैं तो शायद उन्हें मणिपुर जाने का समय मिल जाए, जहां लोग 2 साल से अधिक समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों का दौरा किया। इसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। साथ ही जयराम रमेश ने आगे सवाल पूछा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के दोषियों को अब तक न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया। जयराम रमेश का कहना है कि बदलाव के तौर पर वे यानी प्रधानमंत्री मोदी मॉनसून सत्र के लिए एजेंडा तय करने के उद्देश्य से ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मुंबई के एमएलए हॉस्टल में कैंटीन चलाने वाले केटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस हॉस्टल के कर्मचारी पर शिवसेना विधायक ने कथित तौर पर बासी खाना परोसने के आरोप में हमला किया था। एफटीए ने बुधवार शाम अपने निलंबन आदेश में कहा कि ठेकेदार अजंता केटरर्स ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक
विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नियामक ने बताया कि बुधवार को आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में किए गए निरीक्षण के दौरान ये उल्लंघन पाए गए। एफडीए के आदेश में अजंता केटरर्स को गुरुवार से हॉस्टल परिसर में भोजन सेवा बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई सत्तारूढ़ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायकों के हॉस्टल की कैंटीन में बासी खाना परोसने पर एक कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसे मारने के बाद की गई। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन के स्टाफ को थप्पड़ मारने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये साफ है कि इनको सिर्फ सत्ता की मौत चाहिए। अगर कैंटीन में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें इम्प्रूवमेंट करने का मौका देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से मारपीट के बाद कैंटीन का लाइसेंस कैंसिल करना और एमएलए को खुली छूट देना। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कहा। देखिए, ये स्पष्ट होता चला जा रहा है कि इनको सिर्फ सत्ता का मौज चाहिए और सत्ता का मौज की वजह से चलते उन्होंने मारपीट कर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा सिचुएशन हो गया है कि अगर कैंटीन में कोई प्रॉब्लम्स थी, उससे पहले भी कोई कंप्लेंट्स आई थी, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने का मौका देते, उनसे रिपोर्ट मांगते। पर इस तरीके से मारपीट के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल करना और एमएलए को खुली छूट देना, तो ये दिखा रहा है और जनता को एक संदेश दे रहा है कि ये जो हमारे एमएलएज हैं जिनको आप ही ने वोट कर चुना है, जब चाहेंगे आपको मारपीट देंगे और कार्रवाई आपके ऊपर होगी। इनके ऊपर कोई ना एफआईआर दर्ज होगा, ना इनके ऊपर कोई किसी तरीके का बयान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जो जिस पार्टी से वो आते हैं, अमित शाह सेना से जो वो आते हैं, अमित शाह सेना की पार्टी से अभी तक किसी ने उसकी निंदा नहीं की है। वो पार्टी है जिन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी के चलते, स्टैंड अप कॉमेडियन के एक जोक के चलते उन्होंने एक पूरे स्टूडियो में तहस नहस कर दी थी। वो स्टूडियो जो बहुत सारे कॉमेडियंस का रोजगार का माध्यम था, फिर उनके ऊपर सदन में प्रिविलेज मोशन लेकर आए हैं। तो ये किस तरीके की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र की जनता देख रही है, समझ रही है और समय आने पे इसका आपको जवाब भी मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से 7 और देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस नई लिस्ट में श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनेई शामिल हैं। इन सभी पर 1 अगस्त से टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने इन देशों के नेताओं को भेजे गए पत्र भी पब्लिक किए। इनमें अमेरिका को सामान भेजते समय इन देशों में लगने वाले शुल्कों का जिक्र किया गया है। अब अमेरिका श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया से आने वाले सामान पर 30%, मोल्दोवा और ब्रुनेई पर 25% और फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर कोई देश अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसी अनुपात में टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों के आधार पर बदला भी जा सकता है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश समेत 14 देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर इस बारे में एक पत्र भी साझा किया। इस पत्र में ट्रंप ने ब्राजील पर अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने ब्राजील सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की जासूसी करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि बोल्सोनारो पर ब्राजील में 2022 में हुए आम चुनावों के नतीजों को पलटने का आरोप है। इस समय उन पर इसी मामले में एक मुकदमा चल रहा है। ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ वह भी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका देश न्यायिक प्रणाली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि लुला पहले भी बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ब्राजील किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर रात के समय रूस ने ड्रोन से बड़ा हमला किया है। यह जानकारी यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों ने दी। जानकारी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हुए। रूस ने अब तक यूक्रेन के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कीव में अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन का मलबा मध्य शेवचेनक्विस्की इलाके में एक आवासीय भवन की छत पर गिरा। सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में रात को आसमान में धमाके दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में एयर डिफेंस सिस्टम हमले को नाकाम करते हुए दिख रहा है। हालांकि सत्य हिंदी स्वतंत्र रूप से इस फुटेज की पुष्टि नहीं करता। यूक्रेन की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के खतरे की चेतावनी जारी की है। यूक्रेन ने मंगलवार रात को रूस के बड़े हवाई हमले की सूचना दी थी। इसमें 728 ड्रोन और 13 बैलिस्टिक मिसाइलों ने देश भर के शहरों पर हमला किया था।
एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने पद छोड़ने की घोषणा की है। वह जून 2023 से इस भूमिका में थीं। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में याकारिनो ने मस्क को लेकर कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, कंपनी में बदलाव और एक्स को एवरीथिंग ऐप में बदलने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनकी बेहद आभारी हैं। वहीं मस्क ने फिलहाल याकारिनो के इस्तीफे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने इस्तीफे की घोषणा में याकारिनो ने लिखा कि उन्होंने 2 असाधारण वर्षों के बाद पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जब एलन मस्क और मैंने पहली बार एक्स को लेकर उनके विजन पर चर्चा की थी, तभी मुझे समझ में आ गया था कि यह कंपनी के असाधारण मिशन को आगे बढ़ाने का जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका होगा। एक यूरोपीय नौसैनिक मिशन ने बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे लाल सागर में डुबो दिया है। इस जहाज के चालक दल में शामिल 6 सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि कम से कम 3 अन्य की मौत हो गई। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार लाइबेरिया ध्वज वाले इंटरनिटी सी नाम के इस जहाज पर 25 चालक दल के सदस्य सवार थे। सोमवार को एक छोटी नाव से दागे गए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले में जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी संचालन शक्ति खत्म हो गई। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने इटर्निटी सी पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह इसराइल जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चालक दल के कई सदस्यों को भी बंधक बना लिया है। यमन में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने चालक दल के कई सदस्यों का अपहरण कर लिया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।